हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। आई एम कुमार मनीष। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं फॉर बीपीएससी मेंस। ये एक्चुअली में सिलेबस जब आप देखोगे तो जीएस पेपर 2 का दिस सेक्शन 3 है, ठीक है। तो उसी में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, हर टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या सोर्सेज हो सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके इसको देखना चाह रहे हैं तो कौन कौन सा टॉपिक को आपको रेडी कर लेना चाहिए, कौन कौन सा इस साल के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और बेसिक एग्जाम पैटर्न दिस सेक्शन 3 का यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहां है और इसका कहां कहां हम लोग यूजेस देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये 72 मार्क्स के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये इसका और भी एरिया में यूजेस है, उन सब बारे में बात करेंगे, ठीक है। हालांकि ये दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि कल लाइव क्लासेस हुआ था, लेकिन उसमें शायद कुछ साउंड का इश्यूज आ गया था, स्टूडेंट्स का मैसेजेस आ रहा था, तो हमने फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप एक बार देख लीजिए फिर से। दिस इज व्हाट इज रिटन इन दिस बीपीएससी सिलेबस, ठीक है। तो डायरेक्टली हूबहू कॉपी किया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। जीएस पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर है जीएस का, एक ऐसे पेपर का है। इसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर कि पूरा प्रिपरेशन क्या है, मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और अभी जो हम लोग सेक्शन 3 का जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 का बात करें, उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक बार सिलेबस को देखना कि आखिर लिखा क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन द third part relating to the role and impact of science and technology and development of India, questions will be asked to test the candidates awareness of the role। देखो ये रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये घिसा पिटा इनका क्वेश्चंस रहता है। क्वेश्चन अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस का, तो उसमें आप काफी क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे आपको प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहला काम करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, देखकर तब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। पहले सिलेबस फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद प्रिपरेशन में कुछ भी चालू कीजिए, ठीक है। तो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है डिफरेंट डोमेन्स में, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का बात करेगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का बात करेगा, कुछ भी एरिया लेगा ना, ये बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बात करेगा, सब में रोल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड बिहार, तो आपको बिहार के बारे में क्या अलग पढ़ोगे, यू शुड हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू बिहार। तो अभी जो आपका पीटी हुआ है, बीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ है, तो उसमें नोट्स तैयार किए होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो फैक्ट्स है उसको ऐड कीजिए। अब मेंस वाले नोट्स में उसको ऐड करिए। बिहार का एस्पेक्ट्स में कुछ एग्जांपल्स जो है जो जिसको पुट किया जा सकता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और डिफरेंट टॉपिक वाइज ऐड कीजिए। इसलिए पहले टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं एक लिस्ट आउट कर लीजिए कि ठीक है इस टॉपिक में आएगा, एक बना लीजिए पेज में, ठीक है। और उसमें जो बिहार का एग्जांपल्स है उस टॉपिक के अंदर डालते जाइए, तो एटलीस्ट ये एग्जांपल्स खोजना नहीं पड़ेगा। इंडिया का बात करोगे ना, मतलब उस प्रोस्पेक्ट में हम लोग को ठीक ठाक मिल जाता है एग्जांपल्स, ठीक है। कोई भी आप बेसिकली नेशनल मैगजीन देख रहे हैं, सब में दिया रहता है, तो उससे तो मिल जाता है। बिहार वाला थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो उसको प्रीलिम्स वाला से कर लोगे तो आगे खोजना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर मैगजीन पढ़ के फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लास में करोगे तो डेफिनेटली हम करा ही देंगे, ठीक है। Emphasis will be this in the applied aspects, मतलब applied aspects यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स का बात कर रहा है। तो ये ओवरऑल रिटन सिलेबस है, वो वहीं से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग सिलेबस एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में 6 हेडिंग्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड पहले ये समझने का कोशिश करो, ठीक है, इन हेडिंग्स का बात हम आपसे करेंगे, लेकिन पहले एक बात समझने का कोशिश करो कि ये जो सेक्शन 3 है जीएस पार्ट 2 का, इसमें क्वेश्चंस कितना है। देखो एक्चुअली में आपका 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 7A, ठीक है, 7A B C D E, ये पहले का ट्रेंड था, इस बार एफ भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यानी 6 नंबर का 6 क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का ये सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 8 रहता है, इसमें 2 पार्ट रहता है, ए और 8B, ठीक है। इसमें से एक बनाना होता है, वो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हुआ, उसमें 36 मार्क्स का वो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस लाया था, 70 बीपीएससी में जो चेंजेस लाया था कि 7th में पहले 5 क्वेश्चन रहता था, इस बार 6 क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक है। तो इससे एक रफ मतलब ठीक है, इतना तो आपको रहेगा ही। इसके अलावा भी हम आपको दिखा देंगे आगे जब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में पूछा हुआ है। जैसे 70 बीपीएससी का ही इस बार जीएस पेपर 2 का दिस पार्ट 2 जीएस पेपर 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इकोलॉजी से रिलेट किया है।
दैट वी हैव स्टडीड इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, उसी में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एनवायरमेंट क्लाइमेट भी हम लोग इसी टॉपिक में डाले रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में, ठीक है। लास्ट ईयर 69 बीपीएससी का भी अगर चेक करोगे तो एक चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जीएस पेपर 1 पार्ट 2 करंट अफेयर वाले में डाला था, ठीक है। तो उसमें भी दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही चंद्रयान पढ़ोगे ना, चंद्रयान 3 के बारे में जो पूछा है तो कहां से पढ़ोगे, तो उसी से रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब समझो कि 36 मार्क्स का बड़ा वाला क्वेश्चन तो दिख ही जाता है, इसके अलावा छोटा छोटा 6-7 मार्क्स का भी क्वेश्चन इधर उधर पूछता है। जैसे 69 में देखोगे तो एआई इन गवर्नेंस का बात किया था, ठीक है। इस बार भी दिस अटल इनोवेशन मिशन का लास्ट ईयर बात किया हुआ था, इस बार भी कुछ कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो सोलर से बात कर रहा है तो ये सब क्वेश्चन हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं, तो उसको बस इसमें ही कवर कर रहे होते हैं। तो मिला जुलाकर आप देखोगे 100 प्लस तो रहता ही है मार्क्स, ठीक है, 100 प्लस। ये तो 72 इस सेगमेंट का हुआ, सेक्शन 3 का, ठीक है। इसके अलावा भी बोल रहे हैं जो मिलाकर 100 प्लस मार्क्स रहता है। इसके अलावा ऐसे पेपर उठा कर देखना, आप खुद से पलट कर देखना, ठीक है, आपको साइंस का एरिया दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइंस का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए साइंस को हम लोग बहुत हॉलिस्टिकली पढ़ भी रहे होते हैं, सारा डिटेल से देख भी रहे होते हैं, डायमेंशंस को जोड़ने का भी कोशिश करते हैं ताकि उस तरह का ऐसे को भी हम अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। अब समझो साइंस एंड टेक एक्चुअली ऐसे पेपर में भी एक तरह से सेवियर है, जब आप कुछ नहीं आता है तो उसको आप आराम से बना सकते हो, इजी टाइप से होता है, ठीक है। तो उसको आप बेसिकली मतलब एग्जाम में सेव करने का काम करता है, अच्छा खासा काम करता है। तो उसके लिए भी आपको ये सारा टॉपिक्स देखे रहोगे तो उसमें कुछ अलग से आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो ये जो 6 सेगमेंट में हम डिवाइड किए हैं, इसी ऑर्डर में हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। देखो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स आएगा, अभी बात करते हैं। सेकंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड एनवायरमेंट का बात करेंगे। एनर्जी एंड एनवायरमेंट में ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी बात कर लेंगे, एनर्जी एप्लीकेशंस का बात कर लेंगे, और मींस रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और एनवायरमेंटल डायमेंशंस का भी अलग से बनाए हुए यहां पर एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अप्लाइड टेक्नोलॉजीज में आप समझ लो, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है इस बार भी, ठीक है। एआई रोबोटिक्स इस बार पूछने का उम्मीद भी है, ठीक है। तो इस सब से क्वेश्चंस रहता है, ब्लॉकचेन, दिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जितना है उनका अभी बात करते हैं उस पर। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एडवांस कंप्यूटिंग, और लास्ट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड डिफेंस का बात कर रहे हैं। तो ऐसे 6 टॉपिक जस्ट बनाया हुआ है, इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है एग्जैक्टली। पहला टॉपिक हम आपसे बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, एक्चुअली में मिला जुला के ये सब सारा छोटा छोटा टॉपिक है। लोग स्पेस टेक्नोलॉजी से सीधा स्टार्ट करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया से बात करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इससे बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक में हम आपसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का बात करेंगे। आप समझिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ होगा ना, आखिर अचानक से तो नहीं आया, यानी आपका कुछ पीरियड होगा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ है, हम लोग उसका बात करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन ऑफ कोर्स छोटा वाला बनाने का उम्मीद होता है, ऐसा नहीं है कि आप समझने का कोशिश करो ना कि हम आपसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही नहीं समझ रहे हो कि एंशिएंट से आज मॉडर्न टाइम में आप पहुंचे कैसे हो, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसका बात करेंगे। फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, इसको भी समझो। आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज आया है इंडिया में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज ही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट का फोकस किस एरिया में होने वाला है। थोड़ा समझने का कोशिश करो, पॉलिसी चेंज होता है। पॉलिसी चेंज क्यों होता है, समय के अनुसार चेंज होता है। जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम हमेशा देते हैं, ये सुन लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज में जैसे सबसे पहले जो आया था ना, इसमें साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन था, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले आया था वो साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन था। दिस वाज इन 1958। 1958 में जब पहला पॉलिसी आ रहा होगा तो थोड़ी ना बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा होगा। जस्ट इंडिपेंडेंट हुए हैं हम लोग, तो हम लोग के पास पॉलिसी उसी तरफ फोकस कर रहा होगा कि हम बेसिक साइंस एजुकेशन इन सबको बढ़ावा दे सकें, ठीक है। तो उससे रिलेट करके, हालांकि हम लोग टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे, हम बस पॉलिसी इसलिए थोड़ा सा अच्छे से आपको बताने का कोशिश करते हैं ना कि आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्यों आज हम लोग इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का बात करते क्यों है, ठीक है। इसका कुछ बैकग्राउंड होगा ना जी, यही बैकग्राउंड है, ठीक है, यही बैकग्राउंड है। इसलिए इस बात को समझो कि जैसे सबसे पहला जब पॉलिसी आया तो पॉलिसी किस बारे में बात करेगा, भाई बेसिक साइंस बढ़ा लो, ठीक है। अभी हमारे पास एजुकेटेड लोग नहीं है, उनको एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में बढ़ावा दो, इस तरह का बात कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखो
ये 1958 है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि दिस 1974 में इंडिया में पोखरण हो गया, मतलब हम लोग न्यूक्लियर का टेस्टिंग किए, ठीक है। अब न्यूक्लियर का टेस्टिंग करोगे, हालांकि हम लोग क्या 1969 में ही तारापुर पावर प्लांट आ रहा है, समझ लो 5 साल के अंदर ही न्यूक्लियर वेपन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करोगे तो आपको नहीं लगता कि सारा कंट्रीज सैंक्शंस लगा देगा, ठीक है। जहां कंट्रीज सैंक्शंस लगाएगा यानी आपके पास सामान का दिक्कत होना चालू हो जाएगा, ठीक है। आप सारी चीज अभी तक तो इंपोर्ट डिपेंडेंट ही है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस आपके पास तो सामान आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या हुए, इंपोर्ट डिपेंडेंट होने के कारण आपके पास दिक्कत होना चालू हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, बोलोगे खुद बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली बार इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का बात कब हुआ है, दिस इज 1983, ठीक है। तो यही टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी टीपीआर बोलते हैं हम लोग, टीपीएस सॉरी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983। इसी में सबसे पहले इंडिजिनाइजेशन का बात किया है। देखो वुमेन पर भी फोकस होना चालू हो जाएगा, यानी पहली बार जेंडर इन साइंस का भी बात भी इसी में हुआ है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद समझने का कोशिश करो 1991 में क्या हो रहा है, दिस एलपीजी हो गया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडिया को फिर शिफ्ट करने का जरूरत है पॉलिसी में, ठीक है। तो इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 आ जाता है, यानी इसके बाद यहां पर हम लिख नहीं रहे हैं, समझ रहे हो आप, डिटेल से बात करेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 आ जाता है। अब देखो पहले हम लोग पेटेंट वेटेंट का बात ज्यादा नहीं करते थे, जिस पीपीपी मॉडल का बात नहीं करते थे, ये 2003 में फोकस्ड एरिया बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो आपका रिसेशन आता है 2008 में, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया को लगता है अपना पॉलिसी रिवाइव करेगा, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2013 आता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, सॉरी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, एसटीआईपी है ना जी, तो दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, दिस इज 2013 आता है, ठीक है। इसके बाद 2020 में आपका मतलब कोरोना के टाइम में, उसी के बाद में लगभग, तो दिस एसटीआईपी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 आता है। इसका फाइनल गोल क्या है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और यहीं से इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फोकस्ड एरिया हो जाता है। अब सोचो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हो रहा है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसीलिए बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछा था कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेट करके, तो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग से इसको कर लेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है इन सब का बात करेंगे, ठीक है। क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस है, इस तरह का बात। देखो इसमें हम लोग क्वेश्चन लिखते समय भी अलग अलग फिगर, ग्राफ, इन सबको यूज करते जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का चैलेंजेस का बात किए, जब चैलेंजेस का बात किए तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो चैलेंज ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्लोबल लेवल से चैलेंज हो, ठीक है। जैसे बहुत सा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज होता है, ठीक है। अभी देख रहे हो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन ही तो डाल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस तरह का ग्लोबल मतलब चैलेंजेस का बात करेंगे। उसके बाद आपका नेशनल इश्यूज हो सकता है, नेशनल में बहुत तरह का बात कर सकते हो। जैसे हो सकता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, ठीक है। हो सकता है हमारे पास उतना फंडिंग ही नहीं हो, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी चैलेंजेस हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर चैलेंजेस समझ लो, यानी विद इन द कंपनी पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग कि कंपनी के अंदर भी तो बात हो सकता है। जैसे मतलब किसका बात किया आपको, एक तो ग्लोबल लेवल पर बात कर सकते हो, एक नेशनल लेवल पर बात कर सकते हो, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बात कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी चैलेंजेस समझते हो ना, जैसे साइंटिस्ट को अप्रूवल देना उन सब का, या फिर फंड होना, या कंपनी के जो महारत ने इस सबका कंसेप्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी को तो कैटर करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह का बात हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ये एक्चुअली में, दिस इज जेंडर इन साइंस, ठीक है। देखो जेंडर इक्वालिटी का बात भी बहुत चलता रहता है, इनफैक्ट ऐसे का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग इसको यहां पर कवर करेंगे। आप समझ लो कि नहीं, कहीं ना कहीं ये ऐसे से भी लिंक होता है, डायरेक्टली जेंडर इन साइंस का बात किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स का बात करेंगे। प्रोग्राम्स मतलब जो बेसिक प्रोग्राम है, सारा यहां पर नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत सा प्रोग्राम लोग हर जगह यूज करते हैं। जैसे आप सुने होंगे इंस्पायर, ठीक है, एम, अटल इनोवेशन मिशन, इनफैक्ट अटल इनोवेशन मिशन पूछा भी था, ठीक है। इम्प्रिंट का भी बात सुने होंगे, किरण है, गति है, विज्ञान ज्योति होता है, ऐसा ढेर सारा है। लेकिन हम लोग कुछ लिमिटेड 6-7 जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उसको यहां पर पढ़ेंगे। अब बाकी जो प्रोग्राम्स है वो तो टॉपिक के साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला फ्रेमवर्क होगा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन
इंडिया, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग एंटर कर जाएंगे, दिस इज स्पेस टेक्नोलॉजी। समझ में आया? तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपसे बात कर रहे हैं, दिस इज स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मेरे को लगता है, दिस इज इसरो का अचीवमेंट, इसलिए हेडिंग ही बना दिया हूं, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इसरो अचीवमेंट, ठीक है। इसका बात करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग स्पेस टीटी, ऑर्बिट्स, इसरो, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी बिहार के एस्पेक्ट्स में, और स्पेस डिफरेंस, इन सबसे रिलेटेड करेंगे बात। समझने का कोशिश करो। देखो, आप एक बात तो समझो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा, ठीक है, लास्ट टाइम पूछा है, अचीवमेंट्स का ही बात किया है। उसके पिछले बार दिस जनरल स्टडीज वाले में चंद्रयान से पूछा है। इवन तो अभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि स्पेस टेक्नोलॉजी से नहीं पूछेगा। हाँ, हम मानते हैं कि पिछले साल 36 में पूछा है, तो पॉसिबिलिटी कम है कि 36 में पूछेगा, लेकिन 6 नंबर वाले में तो जरूर पूछ सकता है। अब सोच के देखो, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया का बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट आदित्य L1 ठीक है, हो चुका है, लेकिन उन सब से भी रिलेट करके एक ओवरव्यू बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। दैट इज इन द अचीवमेंट ऑफ इसरो। अच्छा, अचीवमेंट में हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, समझने का कोशिश करो। हम बस आंसर का फॉर्मेटिंग बता रहे हैं कि अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ बेसिकली ऑब्जेक्टिव करते आए हो, अचीवमेंट्स ये सब लिखते कैसे। अच्छा, हम पूछे आपसे कि चलो अचीवमेंट ऑफ इसरो बताओ, आप क्या बोलोगे? चंद्रयान किया, मंगलयान किया, ये आपका आदित्य L1 किया, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्लान है, देखो हम गगनयान करने वाले हैं। ऐसे करके कभी आपका आंसर कंप्लीट होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे मेरे को बोलोगे अचीवमेंट ऑफ इसरो बताने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन सा होगा? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का बात करोगे ना, तो लॉन्च व्हीकल्स होता है। क्यों? जब लॉन्च ही नहीं कर पाओगे तो आगे बात कहां से करोगे, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल्स में क्या क्या चल रहा है, आपके पास PSLV है, GSLV है, GSLV Mark 3, उसमें ही MK3 जिसको बोलते हो, उसका बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका बात करेंगे, ठीक है। और भी आपका है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अभी चल रहा है न्यूज में, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेगमेंट हम लोग सैटेलाइट्स का बात करेंगे। अभी देखो, निसार लॉन्च किया ना इंडिया, मतलब हम लोग ग्लोबल कॉपरेशन, यूएस के कॉपरेशन, नासा के साथ कॉपरेट करके किए हैं, ठीक है। उसके अलावा नाविक, इनफैक्ट जितना भी आपका इनसेट जीसेट सैटेलाइट है, आप उसका भी बात कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आप बेसिकली ये आपका रिमोट सेंसिंग जो IRS होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग, उसका भी बात कर सकते हैं। तो ये एक अलग सेगमेंट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन एक अलग सेक्टर बना देंगे। देखो, स्पेस एक्सप्लोरेशन बनाते हैं तो ये अपने आप में फिर ब्रॉड हो गया। जैसे बोलोगे क्या लिखोगे इसमें, हम बोलेंगे भाई इसको भी डिवाइड कर दो, ठीक है। इसमें भी क्या करोगे तुम, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दोगे। जैसे बोलोगे लूनर मिशन, ठीक है। अब लूनर मिशन में भी तो अलग अलग है ना जी, ठीक है। तो इसी में क्या करोगे, चंद्रयान 1, ठीक है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इस तरह से बात करोगे। हम बोलेंगे भाई दूसरा बताओ, आप बोलोगे इंटरप्लैनेटरी मिशन। इंटरप्लैनेटरी मिशन में किसका बात कर सकते हो, देखो यार समझ में आ रहा है ना, दिस इज मंगलयान, ठीक है। इसके बाद कौन सा आप बात कर सकते हो, शुक्रयान, ठीक है। तो उस तरह से आप बात करोगे, ठीक है। आपके पास अब तो सोलर मिशन भी है, हम लोग आदित्य L1 का भी बात कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, सोलर मिशन, ठीक है। तो दिस इज आदित्य L1, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो मैंड मिशन का भी बात कर सकते हो। मैंड मिशन में कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे गगनयान, ठीक है। हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन करने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग मून पर भी प्लान कर रहे हैं, मैन ऑन मून, ठीक है। तो उसका भी बात कर सकते हो कि बेसिकली उस तरह का प्लान करेंगे। इतना ही नहीं है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपका डिफरेंट, हम लोग स्पेस को भी पढ़ने के लिए, स्पेस स्टडीज के लिए भी बात करते हैं। जैसे एक्सपोसैट ये सब किया था ना, तो उन सब का भी बात आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसमें अलग अलग और एक एरिया बन जाएगा, तो उसका भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जैसे एक्सपोसैट ये सब का भी बात आप कर सकते हैं। तो अचीवमेंट एक बड़ा सा एरिया है, इस पर क्वेश्चंस पूछता रहता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पलट के देखना, इन लोगों का क्वेश्चन ही ऐसे बोलता है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, और उसके बाद कहीं फोकस कर देगा, जैसे व्हाट इज द प्लान ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब क्या, व्हाट इज द इसरोस प्लान ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को मर्ज किया रहेगा। तो उसमें इस तरह से एक फिगर बनाकर अच्छे से लिखने में ज्यादा अच्छा मार्क्स भी होता है। और फिगर का सबसे अच्छा पॉजिटिव बात है ना कि हम लोग कम टाइम में कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है। इसके लिए बात कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं।
अब है स्पेस ट्रीटी, ठीक है। एक बात तो समझ में आपको आ रहा है ना कि इतना आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, स्पेस में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जिस प्रॉब्लम को आप क्या बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस का प्रॉब्लम बोलते हैं, स्पेस में कचरा हो रहा है। इनफैक्ट स्पेस को अगर फ्री छोड़ दिया जाए ना, तो आपको नहीं लगता हर कंट्री एक दूसरे का दुश्मन कंट्री के ऊपर सैटेलाइट ऊपर रख देगा, स्पाई सैटेलाइट होगा। इनफैक्ट ऐसा है कि न्यूक्लियर वेपन वहां पर सेट किया रहेगा, स्पेस वॉर चलेगा ऊपर से ही। बेसिकली आप स्पेस के बिना नहीं रह सकते हो। बात समझो कि आप स्पेस डिपेंडेंट हो, ठीक है। आप बात भी कर रहे हो तो आप बेसिकली सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हो। आपके घर टीवी चल रहा है तो सैटेलाइट्स का यूज कर रहा है, ठीक है। पता चलेगा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, कर सकता है ना जी, ठीक है। जब ऊपर स्पेस में वॉर होगा तो स्पेस का सब बात करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको स्पेस का सिस्टम को भी होल्ड करना होगा, उसके लिए भी कुछ कानून नियम बनाना होगा। स्पेस ट्रीटी में वही करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो बेसिकली स्पेस ट्रीटी काफी ब्रॉड हम लोग बात करेंगे, इसमें और भी काफी कुछ है, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्बिट का ओवरव्यू देखेंगे। जैसे आप जानते हो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, जियो स्टेशनरी उसी में आ जाएगा आपका। दिस पोलर ऑर्बिट, इन सब का भी बात हम लोग, पोलर ऑर्बिट किसको बोलते हैं, दैट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो उन सब का भी बात करेंगे। हालांकि ट्रांसफर ऑर्बिट ये सब भी टर्म्स यूज होता है, उतना ज्यादा भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी में ऑर्बिट में भी देखोगे तो 3 एरिया में डिवाइड करता है, बोलता है लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, हाई अर्थ ऑर्बिट है। ये सब ऑर्बिट में बात होता है, ठीक है। जैसे लो अर्थ ऑर्बिट समझ रहे हो ना आपका, जैसे स्पेस स्टेशन ये सब कहां हम लोग भेज रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, ठीक है। फिर 2000 से 36,000 किलोमीटर को बोलते हो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और 36,000 से ऊपर जब भेजते हो ना तब बोलते हो हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। इसरो का बात वही अचीवमेंट्स के साथ हम ऑलरेडी कर लिए। अच्छा इसरो देखो, एक बात समझने का यहां पर एक और कोशिश करो कि देखो हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं स्पेस में, इसमें तो किसी को दो राय नहीं कि स्पेस में हम लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इवन दो अगर देखोगे तो स्पेस में जो स्पेस इकोनॉमी है, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग बोलते हैं ग्लोबली हम लोग 2% इकोनॉमी होल्ड करते हैं, दिस स्पेस इकोनॉमी का बात करें ओवरऑल, ठीक है। तो स्पेस इकोनॉमी में हम लोग 2% होल्ड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको प्राइवेट सेक्टर को कुछ ना कुछ लेवरेज देना होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना होगा ताकि वो भी इसमें इंटर करें और काम करना चालू करें, ठीक है। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का हम लोग बात करेंगे इन स्पेस, और काफी कुछ है इसमें, ठीक है। तो उसमें जैसे आप सुने दिस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NSIL, ठीक है। अंतरिक्ष कंपनी का नाम सुने हुए, कमर्शियल कंपनी है इसरो का, ठीक है। कमर्शियल कंपनी है मतलब इन सबसे बात करता है। अब तो ढेर सारा दिगांतर है, स्पेस आई है, ठीक है। काफी कुछ गैलेक्सी ये है स्पेस, तो ये सब क्या है, दिस प्राइवेट कंपनीज भी अब काफी अच्छा काम कर रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। हम स्पेसिफिकली यहां पर लिख दिए हैं बिहार, ठीक है। एक्चुअली में रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हम लोग हर एरिया में बात करने वाले हैं, लेकिन यहां पर बिहार का बात इसलिए भी हम आपसे अलग से कर रहे हैं कि हर टॉपिक के एंड में, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, सबका बिहार में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगा ही, ठीक है। हम आपको कल भी एग्जांपल दिए थे, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे ढांचा का मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग खुलेआम बोलते हैं। इनफैक्ट बिहार में ये पूछा था, बीपीएससी में बोलता है ढांचा का मॉनिटरिंग कैसे, ढांचा है याद है ना, दिस इज ग्रीन मैन्योर, तो उसका बेसिकली कहां यूज हो रहा है, इसको सैटेलाइट से मॉनिटर करता है, ठीक है। अभी फ्लड हुआ, ठीक है, तो फ्लड में देख रहा होगा ना कि कहां पानी कहां ज्यादा है कहां कम है, ये सब काम स्पेस से हो रहा है, ठीक है। तो बिहार में भी हर फील्ड में रोल का बात करेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार वेस्टलैंड का मॉनिटरिंग किया है, ठीक है। तो ये भी इसका रोल में ही आएगा। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था जी, हम अपने मर्जी से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। पूछा था व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, तब समझ रहे हो कि अगर हम डायरेक्टली बिहार वाला एग्जाम्पल कोट करना चालू करें तो काम हो जाएगा ना। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से और रट के देखते, मतलब जितना पॉइंट्स रहता है ना उसको फिंगर टिप पर रटे हुए रहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही एग्जाम्पल से एक दूसरी जगह कोट करना पड़ता है। स्पेस डेब्रिस, आपसे हम अभी बात की कि ऊपर कचरा जो जमा हो रहा है, जितना स्पेस मिशन कर रहे हो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा होगा ना जी, इसी को बोल रहे हैं, ठीक है, स्पेस डेब्रिस। उसके लिए भी लॉज है, कुछ कुछ करना होगा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकल यूज का, इस तरह का बात करेंगे। इसमें एक केस्लर सिंड्रोम है, काफी अच्छा कंसेप्ट लगता है मुझे, केस्लर सिंड्रोम, ठीक है। केस्लर सिंड्रोम वर्ड्स सुने हो तो अच्छा है, नहीं सुने हो तो सुन लो। ये स्पेस में डिस्टर्बेंस का बात करता है, बोलता है स्पेस अनस्टेबलाइज हो गया तो, ठीक है, अनस्टेबलाइज हो गया तो क्या हो, आपस में सैटेलाइट टक्कर खा रहा है, टक्कर खा के ऊपर से नीचे गिरना चालू हो रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम आपसे बोलते भी हैं कि हॉलीवुड मूवीज में देखते हो ना, स्पेस से गिरता हुआ सब कुछ दिखा रहा है, फिर कुछ बचेगा क्या। तो इसी को बोलता है कि बेसिकली दिस इज द केस्लर सिंड्रोम, ठीक है। थोड़ा बहुत बात किया जाएगा उसके बारे में भी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं।
दिस इज एनर्जी सेक्टर ओवरव्यू। जस्ट एक सेकेंड। देखो, एनर्जी सेक्टर ओवरव्यू, इसमें क्या करेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यही तरीका भी है और यही पूछता भी है एक्चुअली में। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी वाला बात हो जाता है, दूसरा आता है आपका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका बात करेंगे। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या क्या देखना है, ये तो ऐसे ही दिखावा के लिए लिख दिए कि 25 रिएक्टर है, 8,880, ये भी रिसेंट का ही डेटा है, मेगावाट कैपेसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसी में जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम आप समझ रहे हो ना, दिस डॉक्टर होमी जे भाभा, जिनको आप फादर ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बोलते भी हैं, उन्हीं का प्रपोज किया हुआ था 1954 का, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव किया था 1958 में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उसी समय एस्टैब्लिश हो रहा था 1954 में। उससे पहले जो था उसको एटॉमिक एनर्जी कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पर न्यूक्लियर दिस पावर प्रोग्राम बताए थे। इसमें 3 स्टेज का बात हुआ था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 का जब बात हुआ था तो दिस इज अबाउट द यूज ऑफ फिसाइल मटेरियल, यूरेनियम का यूज कर रहा था स्टेज 1 में। स्टेज 2 में दिस प्लूटोनियम का यूज किया था और उसी के बेस पर है दिस इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये स्टेज 2 वाले के लिए है, काफी अच्छा है। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज जो थोरियम बेस्ड है। देखो, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसलिए भी बात हम लोग थोरियम का ज्यादा करते हैं कि इंडिया के पास दुनिया का 25%, मतलब समझ लो 1/4 ऑफ दिस थोरियम रिजर्व इज विथ इंडिया, ठीक है। तो जब इतना ज्यादा रिजर्व है मेरे पास, तो ऑफकोर्स थोरियम वाला डेवलप करके हम लोग एनर्जी दिस सिक्योर्ड बन सकते हैं, इसका बात किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का जब भी बात करेंगे, इनफैक्ट न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बोलो, यहां पर अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करते हैं तो इसको 2 पार्ट में एक्चुअली में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी। जब डुअल यूज टेक्नोलॉजी का बात करते हो तो इसका मतलब क्या है, यू कैन यूज इट फॉर द पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस यही तो है, इसका एनर्जी का यूज कर, ठीक है। खाली यही नहीं है जी, इसका और भी एरिया में एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब समझने का कोशिश करो, एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सुनने में क्या, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बोलना सही रहेगा, एनर्जी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर हम बोले तो एक तो समझ गए कि उसका यूज क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना, और भी है ना, मेडिसिन में भी है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में काम होता है, मेडिसिन में भी। इनफैक्ट कैंसर वैंसर का ट्रीटमेंट के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का तो यूज करते हो। जैसे बार्क एक डेवलप किया है भाभाट्रॉन, ठीक है, भाभाट्रॉन 2 बोलता है, कोबाल्ट का यूज करता है उसमें, तो वो डेवलप किया है, उसका बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेल्थ एंड मेडिसिन हुआ। एग्रीकल्चर में भी यूज करता है, ठीक है, सीड को मॉडिफाई करने के लिए, तो एग्रीकल्चर में भी यूज करता है। 50 से ऊपर सीड बना चुका है बार्क, ठीक है। इनफैक्ट इन्वायरमेंट का एरिया बात करोगे तो उसमें भी जैसे सुने हुए एक वर्ड, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, निसार्गुना, ठीक है, ये भी भाभा ही डेवलप किया है, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज करता है। तो ये सब क्या है कि हम लोग न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन, ये सब जगह बात करेंगे, हर एरिया में एप्लीकेशन होता है जी, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे पीसफुल पर्पस में, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। दूसरा तो आप जानते हो, जब डुअल यूज का बात कर रहे हैं तो एक हो गया हमारा डिफेंस पर्पस या फिर मिलिट्री पर्पस, इसके लिए बात करते हैं। इसमें हम न्यूक्लियर वेपन्स का बात करते हैं, दिस इज फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स। क्लियर है मेरे ख्याल से? इंपॉर्टेंट सेगमेंट है न्यूक्लियर एनर्जी, इनफैक्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, समझ गए। फिर आ जाते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी में हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी में देखो, रिन्यूएबल एनर्जी का एक बात समझने का कोशिश करो, इंडिया का एम समझ लो, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा टारगेट किए हैं। हम लोग नेट जीरो एमिशन का बात करते हैं भाई 2070, ठीक है। ये पंचामृत था ग्लासगो में, कॉप 26 में दिया हुआ था, ठीक है। हालांकि पंचामृत में 5 पॉइंट्स है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जब हम लोग बोलेंगे पूरा कार्बन न्यूट्रल कर देंगे, मतलब जीरो एमिशन करेंगे। जीरो एमिशन का मतलब समझ रहे हो कि मतलब जितना हम अगर इमिट करें उतना ही हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं, मतलब यू हैव टू डिपेंड मोर ऑन अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी ज्यादा इसमें एरिया टॉपिक मतलब हम लोग कवर करते हैं, कौन कौन सा होगा। जैसे आप समझ रहे हो ना, अल्टरनेटिव सोर्स में हम लोग सोलर एनर्जी का बात कर सकते हैं, विंड एनर्जी का बात कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है बिहार के एस्पेक्ट्स में अगर ज्यादा बात करोगे तो जैसे इसको बोलते हैं दिस वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, और इसी को बायो एनर्जी भी वर्ड यूज करते हो, ठीक है, या बायोफ्यूल्स, उस तरह का भी बात इसी में कर लेते हैं, ठीक है। बिहार के एस्पेक्ट्स में ज्यादा बात करोगे तो एक हाइड्रो एनर्जी का भी बात करोगे, ठीक है। हाइड्रो पावर में
डैम वैम जो बनाता है, आजकल ज्यादा बात चल रहा है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, उस पर भी फोकस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें अलग से क्वेश्चन पूछने का चांस है, दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने का पॉसिबिलिटी रहेगा। काफी अच्छा ग्रोथ भी चल रहा है, इंडिया का टारगेट भी अच्छा है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन अलग से ही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सा सोर्स है, जैसे आप बोल सकते हो जियोथर्मल। ठीक है, जियोथर्मल में भी अभी रिसेंट काम चल रहा है। इनफैक्ट जब जियोथर्मल का बात करते हैं ना, तो हम लोग अपना मुंगेर बेल्ट, मुंगेर राजगीर बेल्ट जो है, इसके बारे में भी बात करते हैं कि देखो यहां भी पोटेंशियल सोर्स है। देखो जहां भी कुंड होता है ना, गर्म वाला, कुंड गर्म क्यों है, इसका मतलब दैट इज पोटेंशियल सोर्स। ठीक है, इसके अलावा आपका टाइडल एनर्जी भी होता है। अब टाइडल एनर्जी ज्यादा तो प्रोड्यूस करते नहीं है, तो कावरती आइलैंड में, जानते होंगे, ठीक है, कावरती आइलैंड में, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर रहा अभी तक। देखो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो समझते हो ना कि उतना अच्छा टेक्नोलॉजी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी फ्यूचर में एक डायमेंशन बचता है। ठीक है, तो टाइडल एनर्जी, ऑफ कोर्स इंडिया का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है कि टाइडल एनर्जी का बात हम लोग को करना चाहिए। एक और है, और टाइडल के लिए बोल दिया हम कावरती, गलत है जी, गल्फ ऑफ कच्छ में है ना, सॉरी, गल्फ ऑफ कच्छ में एक्चुअली में ओटीईसी है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये है कावरती में, ये पानी ट्रीट करने के लिए यूज कर रहा है, उसका बात कर रहा है। ठीक है, टाइडल एनर्जी हम गलती से बोल दिए, सॉरी। ये एक्चुअली में दो जगह है टाइडल एनर्जी, एक तो गल्फ ऑफ कच्छ में और दूसरा इधर सुंदरबन में। ठीक है, तो उसका बात करेंगे। ठीक है, डिटेल से देखा जाएगा, तो अभी तुम जस्ट आपको ओवरव्यू बता रहे हैं। तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल में आजकल सुन रहे होगे एनर्जी स्टोर करने का बात कर रहा है, क्योंकि प्रोड्यूस अगर सोलर ये सब में कर रहे हो तो किसमें कर रहे हो, डीसी में, तो उसको स्टोर करना होगा ना, तो वही एक एनर्जी स्टोरेज से भी रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या डायमेंशन है, उनका बात करेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में इस तरह से टॉपिक डिसाइड हुआ है, इसके रुक जाओ जी। देखो यहां पर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एरियाज को पकड़ेंगे और डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देखो, क्लाइमेट चेंज वाला क्वेश्चन में ही हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी फ्लड एंड ड्रॉट, जो वन ऑफ द मोस्ट, इस बार भी पूछने का चांसेस है, फ्लड एंड ड्रॉट। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मिटिगेटिंग दिस टाइप ऑफ डिजास्टर, इस तरह का बात कर सकता है, या डिजास्टर मैनेजमेंट का बात कर सकता है, कैसे करेंगे, तो उसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफरेंट एप्लीकेशंस का बात करते हैं। ठीक है, लाइन से देख लो, जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज का बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा अगर बात करोगे तो ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, इनफैक्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट चलता है। करेंगे क्या हम लोग, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल का बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोल का बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दैट। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी बात की इसमें फ्लड, ड्रॉट, इन सब का बात करेंगे, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये सब जो कुछ आंसर जो है ना, हम लोग रट के जाते हैं, अच्छा नहीं लगाना सुनने में कि रट के जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना, पहले से आंसर फ्रेम करके जाते हैं। ठीक है, वहां जाकर बस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस सबसे भी एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। सैनिटेशन का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, सैनिटेशन। ठीक है, सैनिटेशन का जब भी बात होगा तो आपको नहीं लगता है कि सैनिटेशन सफाई का खाली बात नहीं करें, अगर हम उसको इकोनॉमिक कन्वर्जन दे दें तो हम लोग सैनिटेशन नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिटेशन एज एन इकोनॉमी। समझ रहे हो कि सैनिटेशन एज एन इकोनॉमी जब वर्ड यूज करना चालू कर दे रहे हो, इसका वेस्ट मतलब वेस्ट मैनेजमेंट को हम एरिया, एक सेक्टर डेवलप कर दे रहे हैं कि भाई इससे आप कुछ और प्रोड्यूस करोगे, इकोनॉमिक सेक्टर है। ठीक है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट रिसाइकल, उसी का बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इनफैक्ट ऐसे में भी ये सब काम आएगा जो हम आपको वर्ड्स बोल रहे हैं, जैसे सैनिटेशन एज एन इकोनॉमी। ठीक है, जो गार्बेज इंक्रीज हो रहा है ना, इसका रेट बहुत ज्यादा है, अगर आपको मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना नहीं आएगा, हम लोग संभाल ही नहीं पाएंगे उन चीजों को। ठीक है ना, तो उसके लिए वाटर कंजर्वेशन में मेनली जैसे गंगा क्लीनिंग और दिस, इन सब का मतलब वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स का भी बात करेंगे, गंगा क्लीनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम।
ठीक है। इनफैक्ट पोर्टेबल वाटर से क्वेश्चन भी पूछा है, वाटर मैनेजमेंट, ये सब अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 36 मार्क्स वाले में पूछा था तो है। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में ऑफकोर्स एयर, वाटर और तरह का पॉल्यूशन जैसे सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इन सब का भी बात हम लोग इंक्लूड करते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, जस्ट लाइट पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो बहुत तरह का पॉल्यूशन होता है, उसको इंक्लूड करते हैं। हालांकि इसमें जो है हम लोग एयर और वाटर डिटेल से देखते हैं, ठीक है। बाकी सब छोटा छोटा हम लोग देखेंगे कि ठीक है लाइट पॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इन सब का बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब देखो एक बहुत बड़ा सेगमेंट इतना दूर में खत्म हो जाता है जब तक हम लोग एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज करते हैं। अब क्या है कि छोटा छोटा एरियाज का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि इसका डायमेंशंस मिल जाता है, लिमिटेड ही है, ठीक है। जैसे अप्लाइड टेक्नोलॉजीज एंड इमर्जिंग फील्ड, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का जब बात करोगे इसमें अलग अलग चल भी रहा है। इस बार भी क्वेश्चन मतलब पूछा भी है, एआई इन गवर्नेंस, ठीक है। अब समझ लो आप किस दुनिया में जी रहे हो, जिसमें चैट जीपीटी है, जिसमें आप परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं, ग्रॉक एआई यूज कर रहे हैं, यू यूज द एआई टूल्स, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। एक चल रहा है गवर्नमेंट का एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नेशनल एआई स्ट्रैटेजी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन वाला टाइप में हर एरिया में बात करेंगे। अच्छा खुद बताओ ना ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें एआई का यूज नहीं है, यानी वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन ऑल फील्ड्स, either that is agriculture, medicine, health and medicine, this education, ठीक है, इंडस्ट्री, जो भी जानते हो, जो भी सुने हो जीवन में, उन सारे एरियाज में बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए काफी अच्छा हम लोग एक सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है। आपको पहले ही हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्लासेस में, जब आपका लाइन से डिफरेंट एरिया मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो वो करके आप लिस्ट आउट करते हैं, तो उससे हम लोग उसको कवर कर लेंगे, समझ गए। एआई एंड रोबोटिक्स हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। वहां लिखना मेरे को एआई एंड रोबोटिक्स चाहिए था, नीचे लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं उससे। नैनो टेक्नोलॉजी, देखो नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ पूछा हुआ है, ठीक है। जानते हो नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ वाला सेम क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे, ठीक है। 36 में भी पूछा है, उसके पहले 7 मार्क्स में भी पूछा है। बात समझो, हम आपसे बोल देते हैं क्लास में भी किए थे, तो क्या हमारे दिमाग में कुछ अलग से क्वेश्चन आया था? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी का ढेर सारा क्वेश्चन हम आपको फ्यूचर में भी दिखाएंगे जो रिपीट होता है हू बहू, विदाउट चेंजिंग द वर्ड्स इवन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस रिपीट होता है, तो आपको यूपीएससी का जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन के लिए, वो भी हम लोग क्लास में उसको पकड़ के चलते हैं, उसका प्रैक्टिस किए रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। यानी ड्रग डिलीवरी ये सब, ठीक है, वो सब एरिया हम लोग बात कर लेंगे। मतलब समझ गया ना कि नैनो टेक्नोलॉजी का डिफरेंट एप्लीकेशंस, हेल्थ का बात किया, एग्रीकल्चर, इन सब का हम लोग प्रॉपर चार्ट बना बना के कि हेल्थ में किस किस एरिया में बात करें। जैसे ड्रग डिलीवरी तो एक एरिया है ना जी, ठीक है। डायग्नोसिस एक एरिया है, इस तरह का हम लोग बात करेंगे। वैसे ही एग्रीकल्चर में अब जैसे नैनो यूरिया का यूज हो रहा है, नैनो यूरिया एग्रीकल्चर का ही तो एग्जाम्पल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इन सब में भी काम आता है। जितना फील्ड आप जानते हो ना जीवन में, सब में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है। हम लोग उन सब के बारे में, देखो क्वांटम डॉट्स काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और टॉपिक है आपका दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी जानते हो ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा है कि सिर्फ एग्जाम्पल हम आपसे वर्ड यूज करें, इसका मतलब और भी है कि इसका डिफरेंट एरियाज में भी यूज है, ठीक है। इनफैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर लैंड रिकॉर्ड इन सब में, मतलब जमीन का रिकॉर्ड इन सब में भी यूज करेंगे। इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इससे मतलब गवर्नेंस इन सब भी एरिया में हेल्प मिलेगा। हम लोग डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एरियाज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज देखेंगे। वी विल इंक्लूड द हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। आप समझ लो हेल्थ हम बार बार इसलिए भी वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो आप नहीं सोच रहे हो, आप हेल्थ में ब्लॉकचेन सोच रहे हो, इसका मतलब साफ है कि हम लोग सारे एरिया में इंक्लूड करके बात करेंगे। चलो नेक्स्ट इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम कंप्यूटर लिखे हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब समझ रहे हो, कंप्यूटर में हम लोग मेनली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, इंट्रानेट, वाईफाई, इन सब बेसिक जो टर्म्स होता है उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब जो बेसिक डेफिनेशन होता है। इसके लिए बेस्ट सोर्स देखेगा ना तो एनसीईआरटी का नीचे क्लास का बुक है,
ठीक है। आपसे जब पूछते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर, आप जानते तो हो सॉफ्टवेयर, लेकिन जब हम आपसे बोलेंगे डिफाइन करो, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। उसी तरह से इंटरनेट, इंटरनेट में एक बार डिफरेंस पूछा था, आप अच्छे से जानते हो कि व्हाट इज इंटरनेट एंड इंटरनेट, इवन तो जब डिफाइन करने बोल देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये बहुत पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। जस्ट उनसे गो थ्रू हो लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला चीज चल रहा होता है। अब जैसे वाईफाई पूछा है, ठीक है, तो वाईफाई कौन नहीं जानता कि वाईफाई तो आप घर में यूज किए, लेकिन हाँ डिफाइन करने में थोड़ा सा इश्यूज आ जाता है, तो हम लोग डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया साइट्स, ये सब काफी कुछ है उसमें जो हम लोग देखते हैं। सोशल मीडिया जानते हो ना, जैसे फेसबुक यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फेसबुक ठीक है यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, लेकिन व्हाट इज सोशल मीडिया, तब आपको दिक्कत हो जाएगा लिखने में। तो इसलिए हम लोग उन सब चीजों को देखते हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट का जो जो इनिशिएटिव्स ये सब चल रहा है, उन सब में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी में भारत में मतलब जितना गवर्नमेंट का है, जो बेसिकली ई प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म का मतलब समझो ई गवर्नेंस का बहुत सा एरिया है, जैसे ई कोर्ट्स है, ई डिस्ट्रिक्ट है, आप ये जानते होंगे, दिस आई भूगोल, ठीक है, जिसमें नक्शा वक्शा देख सकते हो, ठीक है। तो उस तरह का जितना भी एरिया है हम लोग उसमें बात करते हैं, एक एक लाइन में जस्ट एग्जांपल्स के लिए आपको समझा हुआ होना चाहिए, उसका बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मोबाइल टेक्नोलॉजीज। मोबाइल टेक्नोलॉजीज में जैसे 1G 2G 3G 4G 5G, अब 6G का बात कर रहा है ना, तो उस तरह का बात करेंगे। अब देखो, आपको नहीं लगता ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, बस छोटा सा बात समझने का यहां पर कोशिश करना, गजब का रिवॉल्यूशन लाया है। क्या आपको गांव में भी, आप मोबाइल टेक, पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव में तो पढ़ाई भी बर्बाद कर रहा है लोगों का, लोग यूट्यूब और रील्स में बिजी हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर इन जनरल भी देखो कि हर जगह एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कौन सा किया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल अपने आप में ठीक है, कम्युनिकेशन से तो कर ही रहा था, लेकिन ये जो इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है, यानी 5G का इन्वॉल्वमेंट है, इससे काफी ज्यादा ग्रोथ मिला है। 6G में भी ऐसे ही बात करेंगे। इसी में एक और टॉपिक है, लिखे नहीं है शायद, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका भी बात हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इससे क्वेश्चंस पूछता रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाला। 36 मार्क्स में भी पूछा हुआ है, छोटा वाला क्वेश्चन में भी इस बार शायद पूछा है, ठीक है। तो आप बोलोगे क्यों, मतलब इस तरह का बात, आप देखो ना, एम्स वाला जो हैक हुआ था तब साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा था। गवर्नमेंट का ढेर सारा प्रोविजंस है, डायरेक्टली हम लोग जो क्लास में लिखते हैं उसको छाप के भी आ जाओगे ना कि हाँ ठीक है ये प्रोविजंस है, इनफ होता है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हम आपसे कहीं सुपर कंप्यूटिंग ये सब का बात नहीं किया ना जी। अच्छा, सुपर कंप्यूटिंग यहां पर सॉरी बोलना भूल गए हम आपसे, सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी याद रखोगे। जैसे सुपर परम सीरीज का बात सुने हो, इन सब का, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब सुपर कंप्यूटर से भी अलग लेवल पर बात कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग में एक वर्ड यूज करते हैं क्वांटम सुपरमेसी, ठीक है, तो उसका भी बात यहां पर डिटेल देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वांटम सुपरमेसी एक्चुअली में क्या होता है, जो काम सुपर कंप्यूटर भी उस स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं कर सकता, उसका बात करते हैं। अब देखो, बोलोगे क्यों पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा तो। हालांकि सुपर कंप्यूटिंग में एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में पूछा हुआ, अगर नहीं पूछा इस तरह का तो भी समझने का कोशिश करो। इसका एप्लीकेशन हर जगह है, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर का बात करो, हेल्थ का बात करो, मेडिसिन का डिस्कवरी का बात करो, ठीक है, या केमिकल का डिस्कवरी का बात करो, एस्ट्रोलॉजी का बात करो, एस्ट्रोनॉमी का बात करो, सब जगह इसका बेसिकली ये है, ठीक है। तो बेसिकली हर एरिया में जहां जहां तुम सोच सकते हो, जिस हम छोड़ो नहीं है एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ये कहां से ये सब बात कर रहे हैं। अरे जो वर्ड्स, जो हैंडराइटिंग हम लोग आजकल आज तक समझ भी नहीं पाए, मतलब एंशियंट राइटिंग्स को समझने के लिए, स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए, उसमें भी इनका रोल है, ठीक है। तो समझने का कोशिश किए, इसके बिना हम लोग कुछ नहीं, लिंक करके समझा जा सकता है, उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो बात कर रही है बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है, इसके बारे में भी नहीं बोले थे। बिग डेटा एनालिसिस समझ रहे हो, डेटा को एनालाइज करके हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, कोई भी डेटा, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो किस पर चल रहा है, बिग डेटा एनालिसिस। इनफैक्ट हम जो आपको बता रहे हैं कि ये सिलेबस है, देखो इतना डिफाइन किया, ये कहां दिया है, बीपीएससी तो साइड पे नहीं दिया, तो हम लोग भी कहीं से क्या कर रहे हैं, एक तरह से डेटा का एनालिसिस ही कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं, वो डेटा हुआ। तो बस हम छोटा सा काम के कुछ क्वेश्चंस को लेकर एनालिसिस किए, ठीक है। अगर आपके पास लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ डेटा होगा तो क्या करोगे, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करना होगा, तब उसी को बोलते हैं बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस हर एरिया में अगेन यूज है, चाहे एग्रीकल्चर, फाइनेंस, हेल्थ, जितना भी एरिया जानते हो ना, उन सब के बारे में हम लोग इस पर भी बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग,
समझने का कोशिश करो क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग हालांकि हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, लेकिन आज जो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है किसके कारण हो रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड नहीं समझ में आया तो एक बात समझ लो कि जैसे डिजी लॉकर यूज करते हो ना, तो डिजी लॉकर में आपका डेटा कहीं सेव है ना, क्या है वो? क्लाउड है, ठीक है। इसी में 3 तरह का क्लाउड भी होता है, दैट इज आईएएस, पीएएस और एसएएस, मतलब सास पास आईएएस, आईएएस, ठीक है, तो उसका बात कर रहे हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे। एआर एंड वीआर इज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी पर अभी कुछ चल भी रहा है ना, तो वर्चुअल रियलिटी में समझो कि एक चश्मा, एक ग्लास लगा लिया, आपको लगा कि आप दूसरी जगह पर यूज कर रहे हैं, मतलब दूसरी जगह पहुंच गए, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, ये रन विद 34 मूवी देखना, देखे होगे तो अच्छा है, दैट इज अजय देवगन वाला था, ठीक है। उसमें देखे हो जस्टिस करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का यूज किया, यानी उसको चश्मा पहना दिया, ठीक है। अब बोला कि तुम समझो कि किस एनवायरमेंट में हो, एक सिमुलेटेड एनवायरमेंट में हो और वहां पर फ्लाइट को उतारना है, तो वो किसका यूज कर रहा है? वर्चुअल रियलिटी। आप समझ रहे हो, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए। तो बाकी तो हर जगह है ना जी, डिजास्टर होगा तो बेसिकली किसी एक आदमी को ले जाकर डिजास्टर प्रोन एरिया में उतार दोगे, आसान लगता है, यानी उसको पहले ट्रेन करना होगा, तो वर्चुअल रियलिटी से हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब एडेड होता है, एडेड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या? एडेड रियलिटी, रियलिटी में कुछ ऐड कर रहा है, जैसे मेरे बगल में कुछ ऐड के, तो बेसिकली स्मार्ट क्लासरूम ये सब क्या कर रहा है? ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज कर रहा है, यानी बेटर वे ऑफ टीचिंग है। साइबर सिक्योरिटी हम बात कर चुके हैं आपसे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का नाम लिखोगे नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सब के बारे में बात करेंगे ही। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन टॉपिक लिखा हुआ है, एप्लीकेशन इसका हर एरिया में है। जैसे एग्रीकल्चर का बात करोगे तो एग्रीकल्चर में क्या है? जीएम क्रॉप जानते हो, जीएम क्रॉप में अगर आप देखो तो दिस जीएम मस्टर्ड अभी न्यूज में चल रहा है काफी ज्यादा, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसका हेल्थ में भी है, हेल्थ में कहां से आप बात कर सकते हो? जैसे वैक्सीन का डेवलपमेंट में, इनफैक्ट स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी तो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो स्टेम सेल थेरेपी ऑलरेडी पढ़ना है आपको डिटेल से, ठीक है। जीन थेरेपी जानते हो, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एनिमल हस्बेंड्री एरिया भी है, इसका यूज करता है, चाहे एनवायरमेंट का बात करो, एनर्जी का बात करो, न्यूट्रिशन का भी बात करो, तो उन सब में आपका बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, हम लोग डिटेल से बात करेंगे उसका, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, रिलेटेड टू दिस बायोटेक्नोलॉजी। बायो E3 पॉलिसी लास्ट ईयर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, इसमें हम लोग शायद प्रीलिम्स में भी पढ़े थे, डिटेल से इसमें भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोनिंग। देखो, क्लोनिंग भी अपने आप में बहुत तरह का होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बेसिक आपको समझना जरूरी है। जैसे जीन क्लोनिंग होता है, ठीक है। आरटीपीसीआर कराते थे ना, पीसीआर, आरटीपीसीआर, जब ये आया था जी कोरोना, पीसीआर आरटी, ठीक है, ये क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? दिस इज अ टाइप ऑफ क्लोनिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये किस तरह का क्लोनिंग है? जीन क्लोनिंग है। इसके आगे होता है सेलुलर क्लोनिंग, फिर ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग समझते हो ना, सीधा वैसा ही इंडिविजुअल लाकर खड़ा कर दिया, उसको बोलेगा ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। उसके बाद दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीपी लिख के छोड़ दिए हम भी, ठीक है, दिस इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। इसी में आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंट, व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द बायोटेक्नोलॉजी, जो करंट अफेयर्स वाला एरिया होगा उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया। नेक्स्ट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब दिस इज द लास्ट। एक्चुअली डिफेंस टेक्नोलॉजी समझने का कोशिश करो, डिफेंस में ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं आज तक, और 65 बीपीएससी का जाकर क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें पूछा हुआ है, इधर रिसेंटली नहीं पूछा, लेकिन हम लोग एक बार देखते हैं। मेरे को लगता है ये वाला टॉपिक, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी ये भी हुआ है, मतलब दिस ऑपरेशन सिंदूर, इन सब के कारण भी डिफेंस आपको बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हम कैपेबल है, ठीक है, कि हम अपने मतलब दिस पड़ोसियों से, दैट्स पाकिस्तान और चाइना, इस तरह का टू फ्रंट थ्रेड जहां है, वहां पर क्या हम इतने कैपेबल हैं कि इनसे हम एक साथ फाइट कर सकते हैं? तो इसको बताने के लिए आपको अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज बताना पड़ता है, ठीक है। डिफेंस कैपेबिलिटीज का मतलब क्या हो रहा है? मतलब आपको अपना मिसाइल सिस्टम के बारे में, एयर डिफेंस, नेवल सिस्टम, यूएवी, मतलब क्या कैपेबिलिटी है इसके बारे में, कैसे इंडिया अपने आप को मजबूत कर रहा है, ठीक है, कैसे इंडिया अपने आप को डिफेंस सेक्टर में मजबूत कर रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग इसमें, समझ गए। देखो,
IGMDP क्या है? दिस इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका दिस विच इज एक्चुअली चेयर्ड बाय मतलब उसको लीड कौन किए थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इसी कारण आप क्या बोलते हो उनको? मिसाइल मैन। ठीक है, तो इसी में क्या किया था दिस IGMDP में, जो पटना वर्ड सुनते हो ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है, ये IGMDP के थ्रू ही डेवलप किया। अब सोचो ना, अग्नि पर बार बार क्वेश्चन होता है, ठीक है, और आप अपना कैपेबिलिटी बता रहे हो और अग्नि का नाम नहीं ले रहे हो कि अग्नि 5 के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो क्या लिख रहे हो फिर आंसर में? तो इस तरह से आपको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, तो DRDO का मिसाइल सिस्टम यही है। अगर एयर डिफेंस का भी बात करोगे तो एयर डिफेंस को भी हम लोग अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको भी देखोगे ना, तुम 3 टॉपिक में डिवाइड करना पसंद करते हैं एयर डिफेंस को। ठीक है, जैसे एक तो आप समझ जाओ कि आपके पास हेलीकॉप्टर और चॉपर है। ठीक है, अलग अलग तरह का हेलीकॉप्टर, चॉपर, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा फाइटर क्राफ्ट है आपके पास। ठीक है, और तीसरा ये वाला UAVs यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, जिसको आप ड्रोन्स बोलते हैं। जब ड्रोन का बात होगा, अनमैन्ड एयर व्हीकल का बात होगा, तो इसमें भी 2 बात करने लगेंगे। कैसे? जैसे अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में किए थे ना, कि एक तो इसका क्या डिफरेंट एरियाज में एप्लीकेशन है, मतलब ये पीसफुल आपका जो बेसिक पर्पस है उसके लिए। दूसरा हम लोग मिलिट्री पर्पस में इसका यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, सर्वेलेंस, ये सब जो भी होगा उसके बारे में। नेक्स्ट इज नेवल सिस्टम। जैसे एयर डिफेंस को आप 3 पार्ट में डिवाइड किए, वैसे नेवल सिस्टम को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले होता है वॉरशिप्स, दूसरा सबमरीन, तीसरा सोनार। ठीक है, सोनार। ठीक है, तो उस तरह का सिस्टम का भी बात हम लोग यहां करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। ये डिफेंस का बात कर रहे थे हम अभी। ठीक है, तो यही ओवरव्यू है सिलेबस का। आपको एक बार अगर सेल्फ स्टडी भी करना है तो एक बार टॉपिक लिस्ट पहले बनाइए, जो जो टॉपिक्स बताए हैं उस पर कोशिश कीजिए एक बार डिटेल अपना व्यू रखने का। ठीक है, सोर्सेस का जहां तक बात है इसमें कि कहां से आपको पढ़ना चाहिए, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा प्रॉब्लम है, एक कोई डिफाइंड बुक नहीं है जिसमें हम बोल सकें कि ये उठा लो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ बुक्स यूपीएससी का है भी तो इतना मोटा कि उसमें क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे पता नहीं चलेगा। इसमें काफी कुछ हम लोग करंट एरिया भी कवर करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादातर सोर्सेस में आप कोशिश कीजिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स यूज करने का। जैसे स्पेस का जब हम आपसे बात की तो स्पेस में आपको इसरो का वेबसाइट रेफर करना चाहिए। इनफैक्ट PIB में भी अच्छा डिटेल आता है। ठीक है, तो PIB जो भी आपका इस साल का रहा है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा। लास्ट में PIB ईयर इन रिव्यू आता है, उसको भी आप डिटेल से एक बार देख लीजिएगा, काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी इस तरह का टॉपिक आप साइंस का बायोलॉजी क्लास 12 का बुक उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरा अपना कोर्स चल रहा है ऐप में। ठीक है, एप्लीकेशन में, ये ऐप का ये सब लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 999 का कोर्स है, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, टैक्स वैक्स सब इंक्लूडेड है। 22 तारीख से स्टार्ट कर दिस 22 सितंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लगभग 2 मंथ्स का ड्यूरेशन रहता है, लगभग वही 50 के आसपास क्लास लगता है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के बीच में क्लास चलता है। ठीक है, तो यही रहेगा। अगर मन होगा तो इसको एप्लीकेशन देखिएगा, इसी में इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। एक व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है इसमें, इससे भी आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। मुझे लगता है सेशन आपको पसंद जरूर आया होगा। कुछ दिक्कत लगता है या कुछ और जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू।